हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय। ऑनलाइन अनवीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लासों में हमने पढ़ा क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो यूनिट था, पार्ट था, अध्याय था, जिसमें से एक बड़ा सवाल फिक्स है और फिक्स बनता है, और वो भी बड़ा 5-6 नंबर का जो सवाल बनता है, सबसे बड़ा निबंधात्मक जो सवाल जिसे अपन कहते हैं वैसा सवाल बनता है उसमें। उसके बारे में हमने पूरा अध्ययन किया। आज हम क्लास 10th का अध्याय 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, और बड़ा इजी टॉपिक है। कुछ एक सवाल इसमें से जो फिक्स हैं, हर साल बनते हैं, ठीक है, उन्हीं में से सवाल बनते हैं। जो मैं सवाल आपको यहाँ पे बताऊंगा उन्हीं में से बनते हैं। पहले अपन भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भोजन क्या होता है, देखो, तो शुरू करते हैं अपन इसको। सबसे पहले भोजन। अब भोजन, या जिसे अपन बोल सकते हैं आहार भी बोल सकते हैं, आहार भी बोल सकते हैं। क्या होता है भोजन? हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं, छोटी क्लास, छठी और 7वीं क्लास में एक भोजन के बारे में बताया गया है कि वे सभी पदार्थ जिनको ग्रहण करने पर हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास होता हो, वृद्धि भी हो, लंबाई भी हो और विकास भी हो, रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती हो और ऊर्जा प्राप्त होती हो, उन सभी पदार्थों से मिलकर हमारा भोजन बनता है। और ऐसे पदार्थ हमारे लिए क्या कहलाते हैं? भोजन कहलाते हैं। देखिए क्या होती है परिभाषा, पढ़ते हैं अपन। वे सभी पदार्थ जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और क्या होता है, शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है, तथा शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। उन्हें हमारा भोजन कहते हैं। यानी वे सभी पदार्थ, हम जो भी पदार्थ खाते हैं, जिनको ग्रहण करने से शरीर को क्या मिले? एक तो ऊर्जा मिले, क्या मिले? ऊर्जा मिलती हो, प्लस शरीर का वृद्धि और विकास भी हो। हम खाना खाते हैं तभी क्या होता है, हमारे शरीर की लंबाई बढ़ती है, विकास होते हैं, हम हट्टा-कट्टा होते हैं, तथा शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। खाना खाने से हमारे शरीर में थकान नहीं आती, हम चुस्त पुरुस्त रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में जो भी बाह्य रोगाणु आते हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता होती है वो किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। अब इसी के साथ एक और परिभाषा भोजन के अवयव क्या होता है, देखो, भोजन के अवयव के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए, वे सभी पदार्थ जिनसे मिलकर
हमारा भोजन बनता है, वे सभी पदार्थ जिनसे मिलकर हमारा भोजन बनता है क्या कहलाते हैं? भोजन के अवयव कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और जल, खनिज, लवण आदि। ये सब पदार्थ यानी हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में क्या होता है? ये सभी पदार्थ जिनसे भी मिलकर वो भोजन बना होता है उसे भोजन के अवयव या भोजन के घटक कहते हैं। अब उनमें अवयवों में कौन कौन से हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो भी हम रोटी खाते हैं, ठीक है, वसा जो हम तेल या घी मक्खन जो भी लेते हैं अपने भोजन में, प्रोटीन जो दालें जो सब्जियां होती हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलता है, विटामिन भी उन सब्जियों से मिलता है, जल तो अपन पीते ही हैं, खनिज लवण भी हमें, नमक और जो भी खट्टी चीजें होती हैं, जो नमकीन चीजें अपन खाते हैं उन सब से हमें ये खनिज लवणों की प्राप्ति होती है। देखिए आगे, तो भोजन किसे कहते हैं? वे सभी पदार्थ जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास हो और हमारे शरीर में रोगों के लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती हो, मिलती हो, उसे अपन क्या कहते हैं? हमारा भोजन कहते हैं। और भोजन के अवयव क्या है? वे सभी पदार्थ जिनसे मिलकर भोजन बनता है। भोजन के अवयव कौन से होते हैं? जिन पदार्थों से मिलकर हमारा भोजन बनता है उसे अपन भोजन के अवयव कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज लवण। अब ये जो सारे पदार्थ हैं, इन सब पदार्थों की मात्रा और हमारे भोजन में कितनी मात्रा में चाहिए, कौन सा ज्यादा चाहिए, कौन सा कम चाहिए, सबकी मात्रा निश्चित है और सबका अनुपात निश्चित होता है। सभी अवयवों का अनुपात निश्चित होता है हमारे भोजन में, ठीक है। इनका अनुपात क्या होता है? अगर कम ज्यादा हो जाए, इनका जो अनुपात है, इन भोजन के अवयवों का मात्रा कम ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? इनसे हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है, हमारा वो भोजन हमारे खाने लायक नहीं होता है। देखिए इसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है? भोजन के अवयवों की मात्रा एवं अनुपात के आधार पर भोजन का वर्गीकरण क्या होता है? देखो पढ़ते हैं इसके बारे में कि भोजन के अवयवों की मात्रा, यानी जो मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, इन सब की मात्रा के आधार पर हमारे भोजन को वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? टोटल 3 भागों में बांटा गया है। कौन से? देखिए पढ़ते हैं उसके बारे में, कौन से होते हैं देखिए उसके बारे में अपन पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो पहला होता है, देखिए पहला होता है संतुलित भोजन।
दूसरा होता है असंतुलित भोजन। तीसरा होता है कुपोषण। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे अपन अच्छे से। देखिए क्या होता है, ध्यान दें। संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन या कुपोषण। संतुलित आहार, असंतुलित आहार और कुपोषण, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब संतुलित भोजन में क्या होता है, यानी ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव क्या हो, निश्चित मात्रा व निश्चित अनुपात में उपस्थित हो। निश्चित अनुपात में उपस्थित हो, यानी देखो संतुलित भोजन कौन सा होता है, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव क्या हो, निश्चित अनुपात और निश्चित मात्रा में उपस्थित हो। अर्थात जो भी भोजन के अवयव थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये सब क्या हो, हमारे शरीर में जिसकी ज्यादा जरूरत हो वो भोजन में ज्यादा हो, और जिसकी कम जरूरत हो वो भोजन में कम हो। यानी जितनी जरूरत है हमारे शरीर को किसी पदार्थ की, उतनी ही मात्रा में वह हमारे अगर भोजन में उपस्थित है, तो ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। आगे देखिए, असंतुलित भोजन क्या होता है, ऐसा भोजन जिसमें क्या भोजन के सभी अवयव अनिश्चित मात्रा व अनिश्चित अनुपात में हो। अर्थात क्या होता है, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव अनिश्चित मात्रा और अनिश्चित अनुपात में उपस्थित हो। अर्थात कोई फिक्स नहीं होता कौन सा कितनी मात्रा में चाहिए था हमें। जैसे कोई पदार्थ कम चीज में चाहिए था, कम मात्रा में चाहिए था, जैसे तेलीय पदार्थ हमारे खाने में कम होना चाहिए, लेकिन वो हमारे खाने में क्या हो, हमारे भोजन में हो ज्यादा हो। और जो कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी से, जो अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो हमारे शरीर को ज्यादा आवश्यकता होती है, ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, और वह हमारे भोजन में कम हो, तो ऐसा भोजन हमारे लिए असंतुलित भोजन कहलाता है। तीसरा पढ़ते हैं, कौन सा, कुपोषण। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव, भोजन के एक या एक से अधिक अवयवों की पूर्णतया कमी हो या अनुपस्थित हो, यानी ऐसा भोजन जिसमें भोजन का एक या एक से अधिक अवयव क्या हो, पूर्णतः खत्म हो ही नहीं बिल्कुल, ऐसे भोजन को हम कुपोषण कहते हैं। पहला भोजन जिसमें सभी जो भोजन के अवयव निश्चित मात्रा और निश्चित अनुपात में हो। दूसरा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव अनिश्चित मात्रा और अनिश्चित अनुपात में हो, कोई फिक्स नहीं है कौन सीधा हो।
लेकिन कुपोषण तो इसका जस्ट पूरा ही उल्टा है। कुपोषण में तो क्या होता है, ऐसा भोजन जिसमें एक या एक से अधिक क्या हो, जो भी भोजन के अवयव हो उनमें से एक या एक से अधिक बिल्कुल ही हो ही ना खा भोजन में, ऐसा भोजन कुपोषण कहलाता है। देखिए कौन सा, जैसे हमारे भोजन में अगर प्रोटीन की कमी है तो इसे हम प्रोटीन कुपोषण कहते हैं, कुपोषण। हमारे भोजन में अगर विटामिन की कमी है तो इसे अपन विटामिन कुपोषण कहते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा भोजन के बारे में, उसके अवयव के बारे में, भोजन के प्रकार के बारे में पढ़ा। अब अपन इसको आगे पढ़ते हैं। क्या होता है देखना, ध्यान देगा। अब अपन पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। देखो विटामिन क्या होता है। सबसे पहले विटामिन, ठीक है, फिर उस विटामिन का वैज्ञानिक नाम, और फिर उसकी कमी से रोग, कमी से रोग कौन सा होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए ध्यान दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन, क्योंकि हर साल इस विटामिन की जो सारणी होती है, विटामिन से एक सवाल इस पाठ में से पक्का आता है, 101% आता ही आता है एक सवाल, चाहे वो किसी विटामिन का वैज्ञानिक नाम पूछ ले या फिर किसी विटामिन से होने वाले रोग पूछ ले। तो मैं चाहूंगा आप इधर पूरा ध्यान दें और एक ही बार में इसको समझ लें। अब विटामिन टोटल कितने होते हैं, विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। क्या होता है देखिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम होता है थायमिन। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। ई का वैज्ञानिक नाम होता है टिकोफेरॉल। और विटामिन के का वैज्ञानिक नाम होता है फिलोक्विनोल। ये होते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के वैज्ञानिक नाम, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। हर साल इस विटामिन से एक सवाल पूछा जाता है। अब विटामिन की कमी से रोग कौन सा होता है, जानते हैं। विटामिन की कमी से, ए की कमी से रोग होता है रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आती है, यानी बंध्यता होती है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी अरक्तता रोग होता है।
ये अपन इसके बारे में वापस एक बार ध्यान दें, इधर पढ़ते हैं। विटामिन जो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के ये होते हैं। ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, जिसका कमी से रोग, ए की कमी से रोग रक्तवंधी होता है। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कार्बिक अम्ल, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सिफेरॉल, जिसकी कमी से रिकेटस रोग होता है, रतौंधी, रिकेटस। और ई टिकोफेरॉल, इसमें नपुंसकता आ जाती है, यानी मानव में जिसमें भी ये रोग होता है उसके बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, नपुंसकता आ जाती है। सॉरी, बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं और बंधे होते हैं, अर्थात वह ना तो महिला की कैटेगरी में आता है, ना ही वह पुरुष की कैटेगरी में आता है। वो दोनों ही श्रेणी से बाहर होकर नपुंसक किन्नर के रूप में बनता है। फिलोक्विनोन अरक्तता रोग होता है, यानी ये ऐसा रोग है जिसमें रक्त की कमी होती है, अर्थात जब कभी भी चोट लग जाती है, ठीक है, तो वहां पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, वहां पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण शरीर में रक्त बहने से शरीर में रक्त की कमी आ जाती है। देखिए, रक्त का थक्का नहीं बनता, इसके बारे में रक्त में एक जगह अपन ने पढ़ा था कि कौन सा कारक है जो रक्त का थक्का बनाने में कार्य करता है, तो वह कारक था बिंबाणु। कौन सा कारक था? बिंबाणु, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था प्लेटलेट, या फिर इसको अपन कहते थे थ्रोम्बोसाइट। ये इसके नाम है, यानी ये बिंबाणु, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट और विटामिन के का कार्य सेम है, अरक्तता, यानी रक्त का थक्का जमाना। रतौंधी में क्या होता है? रात होने के बाद, जैसे शाम के बाद रात होती है, इनको दिखाई नहीं देता है। रिकेटस रोग में क्या होता है? हड्डियां भंगुर हो जाती है। फिर पेरी रोग में क्या होता है? हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती है, यानी कमजोर हो जाती है। विटामिन सी विटामिन सी की कमी से क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लग जाता है, यानी ये जो दांत होते हैं यहाँ से खून आने लग जाता है, जहाँ भी दांत अंदर की तरफ घुसे होते हैं त्वचा के अंदर, वहां से खून आना शुरू हो जाता है। और विटामिन डी से भंगुर हो जाती है हड्डियां। भंगुर होने का मतलब होता है कि विटामिन डी की कमी से भंगुर, यानी हड्डियां तिरछी हो जाती है इस प्रकार से, जिससे हाथ पैर की जो कोहनी और घुटने की हड्डियां होती है, तो जैसे ही हाथ ऐसे सीधे करते हैं उनकी हड्डियां ये दोनों एकदम पास आ जाती है। वैसे ही घुटनों में भी होता है, जब सीधे खड़े होते हैं तो वो भंगुर घूमकर दोनों हड्डियां पास आ जाती हैं। नपुंसकता के बारे में मैंने बता दिया और अरक्तता के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, ठीक है। आगे है अपना प्रोटीन। ये था विटामिन के बारे में पढ़ा, अब अपन थोड़ा प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है प्रोटीन में? देखिए, ध्यान दें। प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण में क्या होता है? देखिए, ध्यान देगा। देखिए, प्रोटीन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी प्रोटीन जब हमारे भोजन में होता है तो उससे हमारे शरीर को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है, क्षमता मिलती है। देखिए आगे। अब इस प्रोटीन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, यानी ऊर्जा जिससे अपन क्या करते हैं? कार्य करते हैं, यानी कार्य करने की क्षमता मिलती है, शक्ति मिलती है, ठीक है।
अब ये प्रोटीन कुपोषण से दो प्रकार के रोग होते हैं। क्वासियोर को पहला है क्वासियोर कोर रोग और दूसरा है मेरेस्मस रोग। मेरेस्मस रोग, क्वासियोर कोर और मेरेस्मस रोग होता है। देखिए आगे इन रोगों में क्या होता है। इन रोगों में होता है, ध्यान दें आप, क्वासियोर कोर रोग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। जबकि मेरेस्मस रोग होता है वो प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से, ऊर्जा यानी कैलोरी, ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं, ठीक है, भोजन के रूप में। इसलिए आपकी किताब में कैलोरी दे रखा होगा कि ऊर्जा प्लस कैलोरी की कमी से क्या होता है? मेरेस्मस रोग होता है। देखो आगे, अब इस रोग के लक्षण क्या है? क्वासियोर कोर रोग के लक्षण क्या है? ध्यान दें, ये सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है, तो इसके लक्षण में आता है कि बच्चे का पेट फूलना, बच्चे का पेट फूल जाता है। पेट फूल जाता है मतलब अंदर से भरा भरा सा लगता है, पेट बच्चे को हमेशा भरा भरा सा लगता है, ठीक है। इस भरा भरा सा लगने के कारण क्या होता है? बच्चे का पेट फूल जाता है, भरा भरा सा लगता है, जिसके कारण उसको क्या होती है? भूख कम लगती है, भूख कम लगती है, भूख कम लगती है। और जो त्वचा होती है वह शुष्क यानी सूखी पड़ जाती है, सूख जाती है, पीली हो जाती है, काली हो जाती है, काली पड़ जाती है, काली पड़ जाती है और काले धब्बे आ जाते हैं, काले धब्बे आते हैं। ये इस रोग के लक्षण है। जब भी दिखे कि बच्चा रोटी तो कम खा रहा है, उसको भूख भी नहीं लग रही है, फिर भी लगातार उसका पेट फूलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसकी त्वचा पर काले धब्बे हो रहे हैं, त्वचा पीली या काली पड़ रही है, त्वचा सूखी सूखी रहने लगी है, तो आप उसको डॉक्टर को चेक करवाएं और अच्छे से चेक करवा कर वापस उसका इलाज करवाएं और उसके भोजन में क्या करें? प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं, क्योंकि ये सभी कारण है उस बच्चे के अंदर, बच्चे का जो भोजन है उसमें प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और ये लक्षण है सारे क्वासियोर कोर रोग के लक्षण है, क्वासियोर कोर रोग के लक्षण है। और ये ज़्यादातर जो भी रोग होते हैं ये प्रोटीन की कमी से, क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकता बच्चे को ही सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वह उसका काल होता है बढ़ने का, वृद्धि एवं विकास का काल होता है, समय होता है। और शरीर का जो निर्माणकारी इकाई होती है वो प्रोटीन होती है, प्रोटीन से हमारे सारे शरीर का निर्माण होता है। फिर मेरेस्मस रोग में क्या होता है? प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से, इसमें प्रोटीन की भी कमी है और ऊर्जा की भी कमी है। इससे इसके जो लक्षण है, यानी जो मेरेस्मस रोग होता है उसमें क्या होता है? मेरेस्मस रोग के लक्षण क्या है? मेरेस्मस रोग के लक्षण ये होते हैं कि अब इसमें प्रोटीन की कमी थी, सिर्फ प्रोटीन की कमी थी कि बच्चे का पेट फूल रहा था, क्योंकि उसको ऊर्जा की किसी बात की कमी नहीं थी। यहाँ पर ऊर्जा की भी कमी होती है, इससे बच्चा थकता है, बच्चा कमजोर होने लग जाता है, यानी शरीर सूख जाता है, सूख यानी कमजोर, शरीर कमजोर हो जाता है। और क्या होता है? आंखें क्रांतिहीन, यानी आंखों की चमक चली जाती है और अंदर की तरफ धंस जाती है।
तरफ धंस जाती है। आंखें क्रांतिहीन और अंदर की तरफ क्या हो जाती है, धंस जाती है। आंखें एकदम, आंखों में कोई चमक नहीं होती है, बिल्कुल थोड़ी सी रेड रेड और ब्लैक ब्लैक टाइप की होने लग जाती है, बिल्कुल वाइट नहीं रहती है। प्लस उसकी आंखें अंदर की तरफ धंस जाती है, बाहर दिखाई नहीं देती है। अब यहाँ प्रोटीन कुपोषण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सवाल बनते भी हैं इसमें से कि प्रोटीन कुपोषण से कौन से रोग होते हैं। एक नंबर का सवाल बन जाए तो क्वाशियोर मेरेस्मा रोग। सवाल ऐसा भी बन जाता है कि सिर्फ प्रोटीन की कमी से, भोजन में सिर्फ प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोर रोग होता है। और प्रोटीन के साथ अगर उसमें ऊर्जा, कैलोरी की भी कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, ठीक है, उसमें मेरेस्मस रोग होता है। या फिर क्वाशियोर के लक्षण क्या क्या है, क्वाशियोर के बारे में, रोग के बारे में बताइए। तो ये प्रोटीन कुपोषण के कारण होता है। फिर लक्षण क्या है, बच्चे का पेट फूलना, भूख नहीं लगती यानी भूख कम लगती है, त्वचा शुष्क सूखी रह जाती है, पीली काली और काले धब्बे पड़ जाते हैं। लेकिन इस मेरेस्मस रोग के लक्षण क्या है, शरीर सूखा और कमजोर हो जाता है, यानी बच्चा थकता है, बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है शारीरिक रूप से। आंखें क्रांतिहीन हो जाती हैं, आंखों में किसी प्रकार की चमक नहीं होती, अंदर की तरफ धंस जाती है और आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं। इसके बारे में और अपन आगे पढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं अपन बच्चों। अब पढ़ते हैं जल के बारे में, जल के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि समस्त जो अशुद्धियाँ होती हैं, जल हमारे शरीर में तापमान नियंत्रण का कार्य करता है, यानी हमारे शरीर का तापमान लगातार समान बना रहे, उसका कार्य कौन करता है, हमारे शरीर में जल करता है। देखिए आगे, जल करता है, प्लस अब तापमान नियंत्रण का कार्य करता है, शरीर से समस्त अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए माध्यम प्रदान करता है। क्योंकि सारी अशुद्धियों में क्या होता है, पानी मिक्स होता है, उस पानी के साथ ही वो क्या आते हैं, शरीर से बाहर आते हैं। शरीर में परिवहन के लिए भी हमारे यह काम में आता है। अब ये जो है, देखिए जल है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस के रूप में ये बर्फ में, द्रव के रूप में तो ये जल है ही, ठीक है, और गैस के रूप में यह वाष्प अवस्था में पाया जाता है, वाष्प अवस्था में पाया जाता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि हम जल को किस काम में लेते हैं, धोने, खाने, पीने में काम में लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम किसी जल को सर्वाधिक उपयोग में हमारे काम में आता है तो वो हमारे जल पीने के उपयोग में आता है। तो हमारा जो पानी पीते हैं हम, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, कैसे पानी को हम शुद्ध पानी कहते हैं, उसमें शुद्ध पानी में कौन से गुण होते हैं, देखिए उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, अब मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही आगे लेके चलूंगा कि इस बात से अब कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पीने योग्य पानी के गुण बताइए या गुण लिखिए। जो पीने योग्य पानी होता है उसके गुण कौन कौन से हैं, तो टोटल 4 गुण होते हैं, ठीक है। पहला गुण है आंखों से दिखने वाली अशुद्धि ना हो, आंखों से दिखने वाली अशुद्धि ना हो। यानी ऐसा पानी हम कभी पीते हैं कि जैसे ही पानी हमने बर्तन में लिया, उसको पीने के लिए गए,
और सामने हमें एक कचरा दिख गया तो हम उसको पीते थोड़ी है, हम उसको गिरा देते हैं, क्योंकि वो हमें आंखों से ही वो अशुद्धि दिख गई है, वो कचरा दिख गया तो हम कैसे पीते हैं। फिर वो हम इसको गिरा क्यों देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक अशुद्ध पानी है, इसलिए हम इसको गिरा देते हैं। पीने योग्य नहीं है, पीने लायक नहीं है। तो ऐसा पानी जिसमें आंखों से दिखने वाली अशुद्धि हो, वो पानी अशुद्धि हो, वह अशुद्ध पानी होता है, वह हमारे पीने योग्य नहीं होता है। वनस्पति के कण हो, वनस्पति के कण उपस्थित हो, अगर पानी में किसी प्रकार का पेड़ पौधे का भाग आ जाए, पत्ती डाली, तो हम उसको नहीं पीते हैं, क्योंकि अब वो हमारे पीने योग्य नहीं है। ठीक है। तीसरा, हाँ, उसमें पानी में कोई प्रकार का जीवाणु या कीटाणु ना हो, ऐसा पानी हमारे पीने लायक होता है जिसमें किसी प्रकार का जीवाणु और कीटाणु न पाया हो, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नहीं होने चाहिए। चौथा पानी का गुण है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। चौथा गुण कहता है कि इसमें क्या हो, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो। यानी हम जानते हैं पानी का सूत्र होता है H2O, तो इस अणु में, एक अणु में H2O के एक अणु में, पानी के एक अणु में ऑक्सीजन होती है एक, तो जो सारा पानी हम पीते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी तो उसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए, तब तो वो हमारे पीने लायक है। और पांचवा है pH संतुलित हो। pH संतुलित होनी चाहिए, यानी पानी की pH ना तो वो अम्लीय होना चाहिए ना क्षारीय होना चाहिए, ना तो उसका स्वाद खट्टा होना चाहिए ना ही ज्यादा खारा होना चाहिए, बिल्कुल उदासीन होना चाहिए, तब तो वो हमारे लिए क्या हो, पीने लायक होता है। तो पीने योग्य पानी का एक गुण पूछा जाए 2 नंबर में, तो ये उसके ऊपर है कि आंखों से दिखने वाली उसमें कोई अशुद्धि ना हो, वनस्पति के कण उपस्थित ना हो, किसी भी प्रकार का पेड़ पौधे का ना हो, जीवाणु कीटाणु या सूक्ष्म जीव उसमें उपस्थित ना हो, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए उसमें, और पीएच भी पानी का संतुलित होना चाहिए। जिसमें ये सभी गुण पाए जाते हैं वह पानी हमारे शरीर के लिए पीने लायक होता है। आज हमने अध्याय 10th क्लास के अध्याय 1 का अध्ययन किया, काफी कुछ, थोड़ा कुछ जो बच्चा है, बाकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कल अपन कोशिश करेंगे इस पाठ को पूरा करने की, बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजी पाठ है। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी आज पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।